setup. And if we can't set up our life, we can never set up our career, right? So setting में भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि सेटिंग करें तो कैसे करें, सेटअप बनाए तो क्या बनाए। प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम होती है कौन सा सेटअप बने, और अगर आपने गलत सेटअप बना दिया तो आपको बोलेंगे शट अप। सो जब तक सेटअप बन रहा है आप अपने माइंड को सेट कीजिए, जब सोनू निगम साहब आएंगे तो क्या मजा आएगा। लेकिन ये क्लोजिंग सेरेमनी में एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये म्यूजिकल है और वी हैव ए सुपरस्टार लाइक सोनू निगम। सो दिस इज नॉट ए कंसर्ट, दिस इज ए वर्कशॉप जहां पर सोनू निगम साहब कहते हैं कि एवरीबडी कैन सिंग, ओनली थिंग ही शुड हैव करेज। सिर्फ माइंड को सेटअप करना होता है एंड आपको हर एक को गाना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि जितने लोग बैठे हैं हर एक को कुछ ना कुछ गाना पड़ेगा एंड यू ऑल हैव टू सिंग along with him, not all the time जब हम बोलेंगे। सो सेटअप हो गया। So tell me one thing, which song you would love Sonu Nigam to sing? खामोश रहिए, खामोश रहिए, खामोश रहिए, खामोश रहिए, पार्लियामेंट चलने दीजिए, पार्लियामेंट चलने दीजिए, खामोश रहिए, सब ठीक होगा। नहीं तो मुझे पार्लियामेंट स्थगित करनी पड़ेगी। जिस तरह से आपने अटैक किया है, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि कौन सा गाना सुनेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लिस्ट बना के कागज से लिखें, और वो कागज जो है यहाँ पर जो भी अनपढ़ आदमी हो उसको पढ़ा दीजिए, ताकि हम लिस्ट बना लेंगे। क्योंकि आज सोनू जी जो है आपसे मोहब्बत की बातें करेंगे और ये बताएंगे कि साधना आराधना क्या होती है। वो आपको ये बताएंगे कि आपको सोनू निगम बनने के लिए क्या क्या करना होगा। नाम आपका ही होगा, ऐसा नहीं कि कल आप नाम चेंज कर देंगे तो मेरे नाम से बनेंगे। आपके नाम से आप उस हस्ती तक, उस जगह तक कहां पहुंच सकते हैं। सोनू के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरा सबसे अजीज, माय डियरेस्ट ब्रदर, फ्रेंड and singer and talent is Sonu Nigam. मेरा प्यार उनके साथ इतना है, मुझे भी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। और नदीम श्रावण का म्यूजिक था, नदीम जी ने कंपोज किया था, आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। और वो गाना जो था, ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल, तो वो कुछ बड़ा सिंपल सा गाना था जो नदीम भाई ने बनाया था। ये दिल दीवाना ऐसा था कुछ। ठहरिए ठहरिए, इसके पीछे बहुत कहानी है। तो मैंने कहा कि भाई ये गाना तो फायर चाहिए। तो नदीम भाई ने कहा कि भाई ये गाना बहुत सिंपल लिखा है, ऑर्डिनरी गाना है, दिल दीवाना दीवाना दिल, बहुत बार आया, 1000 बार उसको रिपीट किया गया है। सो आज इसमें क्या फायर लाएंगे, इसमें तो पानी डाल देना अच्छा है। तो फिर हमारे एक कीबोर्ड प्लेयर थे तबुन दा, तो हमने उनके साथ अरेंजमेंट किया ऑर्केस्ट्रा का सोनू निगम को बुलाने से पहले। और उन्होंने कहा भाई पीस होता है कि छम छम ऐसा, तो उन्होंने बजाया
तो मैंने बोला देखिए नदीम भाई, शरामा भाई, ये निकला फायर, इधर से फायर आया, इन्होंने कुछ पीस बजाया। तो नदीम भाई उसके दूसरे दिन अमेरिका चले गए कि भैया आप और शरामा बैठ जाओ और जो फायर करनी है आप कर दीजिए। और हमें परदेश की शूटिंग में जाना था नेक्स्ट वीक, 3 दिन रह गए और हम परेशान कि नदीम भाई चले गए हैं, शरामा जी रह गए हैं, स्टूडियो भी नहीं मिल रहा था। तो एक बहुत झोपड़पट्टी के बीच में एक छोटा सा स्टूडियो था, अभी भी है। तो वहाँ हम पहुँचे, तो मैंने डिस्कस किया, तो मैंने श्रावण से कहा श्रावण भाई गाना तो एक ही बंदा गा सकता है, इसका नाम है सोनू निगम। तो मैंने इनको बुलाया, यार आप मेरे को पहले बुलाया। तो मैंने उनको बुलाया, मुझे नहीं पता था कि गाना क्या गाना है, सुभाष को बुलाया। तो मैंने कहा सोनू देखो गाना जो है ना सिंपल बोला जा रहा है इसको, और इसको एक स्पेशल गाना बनाना है। और वो ये है कि जो वर्ड दिल है वो इतनी जोर से हिले कि दुनिया के माँ बाप नाना नानी सारे हिल जाएं। ये दिल ये देखने लगे मुझे कि नाटक के लिए बुलाया या गाने के लिए बुलाया। तो फिर मैंने श्याम जी ने गाना सुनाया उनको समझ आ गया। डायरेक्टर की तरफ देखा, सोनू निगम एक बहुत समझदार सिंगर है। मैं आपको बताऊँ कि इनका जो ज्ञान और नॉलेज जो है खाली संगीत और गीत के बारे में नहीं है, इनको बंदों के बारे में बहुत नॉलेज है और वो बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं सबकी, और बंदे को बहुत अच्छे तरह समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। बंदा कैसा भी कुछ कह रहा हो लेकिन उसका मतलब समझ जाते हैं। तो इन्होंने मतलब पकड़ा। तो मैंने कहा कि नदीम शरामा के कान में मैंने बात की, जाकर बोलो। तो शरामा ने इनके कान में जाकर बोला सुभाष जी। तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने जी क्या बोला है? कहते सुभाष जी बोल रहे हैं कि ऐसा गाओ कि गले में खून आ जाए। एंड ट्रस्ट मी, he started singing, and when he started singing a new magic was created। और जब करते 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 उस टाइम पे गाना बाई पार्ट्स नहीं होता था, एक पूरा गाना 5 मिनट के लिए गाना पड़ता था एक सिंगर को। और जब वो एंड क्लाइमेक्स में पहुंचे दिल दीवाना, तो ट्रस्ट में तब तक इनका माइंड वाजा बच चुका था। लेकिन समझदार इतने थे कि इन्होंने कहा कि एक काम करो सुभाष जी, ये मैं बाद में गाऊंगा जो कोड़ा है, आप पहले मेरे से जो आलाप वलाप हैं इधर उधर के जो हैं वो गवा दीजिए पहले हमारे। तो इन्होंने पहले आलाप गा दिए और उसके बाद इन्होंने जो गाया और पिछले दरवाजे से भाग के मुझे नहीं मिले उसके बाद। और वो गाना इतना बड़ा हिस्ट्री बन जाएगा कि हम दोनों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन कहने का पहले था कि जब तक आपका खून ना निकले तो बात तो नहीं बनती, और खून निकालने वाले को नहीं मिलते। फूल है देखी है, सुनी है। आज हम वो सुनना चाहते हैं जो हमने नहीं देखा है और जो नहीं सुना है, और हम सोनू निगम जी का वो रूप देखना चाहते हैं जिसमें निगम ज्यादा हो, सोनू कम हो। तो मैं सिर्फ मुंह कर लेता हूँ। Namaskar, good evening everybody. It's such an honor to be a part of your faculty. First of all, those of you who know me probably slightly better than most of them, वो मुझे जानते होंगे किसी सिंगर के रूप में या मेरी और जो चीज़ें हैं सोच। A lot of people would just know me as a singer, और उसके बाद में मेरे पीछे का बैकग्राउंड नहीं जानते होंगे जो सुभाष जी ने देखा हुआ है। और को मैं पहले तो बताऊं, क्योंकि मैं लिसनिंग बुक्स में आया हुआ हूँ
I have to first confess that I am a very, very, very big admirer of Mr. Subhash Ghai, not just because he loves me, because I have been his fan from the time I didn't even know that I'm going to ever sing for him. और मैं इनकी पिक्चरों से, इनकी फिल्मों से, इनके स्टाइल से इतना हमेशा मुतासिर रहा हूँ। जब मुझे ये सौभाग्य मिला 1996 में और 97 में फिल्म आई थी, उसी समय परदेश के लिए जब मैंने इनके लिए गाना गाया, the way he, you all know, being students of his listening words, how loving he is. जब मैं छोटा था, जब मुझे हिम्मत की ज़रूरत थी, when I needed confidence, he was so kind to me. He was not the general bully that Bollywood makes you after achieving success. ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोग बुली बन जाते हैं सक्सेस के बाद में, और वो उनको मज़ा आता है नए लोगों को तंग करने में, उनको छोटा दिखाने में, उनको डराने में, उनको धमकाने में, उनको कॉन्ट्रैक्ट में डालने में कि तू 6 साल तक मेरे साथ में रहेगा या रहेगी, तू कहीं बाहर नहीं जा पाएगी, कहीं बाहर नहीं जा पाएगा। ऐसा अब ये इंडस्ट्री का नियम है। A lot of people mostly, and now it's getting even more dreadful हो रहा है सब चीज़ें। But he was really kind to me, very nice to me. Of course, he understood that I like him, so he understood the fact that I'm not just a normal singer. I'm his fan too. So हमारी thinking अच्छी, हमारी match कर गई. I like his vibe. He understood that I'm also kind of a fun person. मैं भी इतना कोई वैसा नहीं होगी, cliche singer आया है, सर करता हुआ, भगवान की कृपा है, बस मैं तो कुछ नहीं हूँ और कुछ नहीं हूँ, बस सर आपका आशीर्वाद चाहिए। टिपिकल सिंगर्स ऐसे होते थे। मैं आया था थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट होकर, पढ़ा लिखा बच्चा था इसलिए, और दिल्ली से आया था, तो दिल्ली बहुत देर से निकलती है बॉडी से। इंसान की फितरत से दिल्ली बहुत देर से निकलती है, मतलब इंसान दिल्ली से बाहर निकलता है पर दिल्ली बहुत लेट निकलती है। थैंकफुली मेरी निकल गई दिल्ली, बहुत इवेंचुअली दिल्ली निकल गई मेरे अंदर से। तो मैं जब आया था दिल्ली से, तो मैं वैसे मोजरीज पहन के, लाल शर्ट या कुछ और पैंट पहन के, बलते बलते कपड़े पहन के था। तब उससे यही फैशन था। तब शाहरुख खान भी ऑरेंज कपड़े पहनते थे। तो इट्स जस्ट वो टाइम है, एवरी टाइम हैज इट्स ओन, एवरी पीरियड हैज इट्स ओन फैशन। So this industry taught me a lot of stuff, and I came to Bombay with probably dreams much more intense than all of you sitting over here, because I was a very hungry kid. I came very hungry from Delhi. We wanted to become something for a very long time. My family, my father and mother, wonderful singers, बहुत अच्छे थे। तो हम लोग जब बॉम्बे आए तो बहुत, मैं और पापा आए थे, तो I was really hungry. I wanted to do something very early in my age. और मैं बचपन से गा रहा हूँ, और मैंने फिल्मों में भी काम किया है। I've been working from the age of 4. So from 77 I've been singing on stage. So this is my 38th year of being professionally engaged in life. मैं पिछले 38 years से पैसा कमा रहा हूँ। So it's a nice feeling। और मैं क्या कहूँ आपको, अगर आप ही को कुछ समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ लेना। बाकी अगर आपको मेरी, if you want me to give you my जीवनी और what I think, then I can go ahead. If you want me to नहीं, हमें आपकी जीवनी सुननी है, और वो चीज़ें सुननी है जो कि क्राइसिस में आप गए और उनको जीता आपने, जो इंस्पिरेशनल मोमेंट्स हमारे लिए, बच्चों के लिए हों। जो 2 ही क्राइसिस सुना दीजिए, क्योंकि ज़्यादा बहुत क्राइसिस में ऑलरेडी। आप में से कितने लोग रोते हैं? कुछ लोग कड़क हैं, हम नहीं रोते सर, अल्लाह तो क्या है, हम रुलाते हैं। ऐसा टाइम सबकी जिंदगी में आता है, मोस्ट लोग की जिंदगी में आता है। मोस्ट पीपल जब वो कुछ बनना चाहते हैं, वो कुछ होते हैं और लोग समझ नहीं पाते। आपके साथ में ऐसे हुआ होगा, है ना? जब लगता है कि मैं क्या हूँ और ये मुझे क्या समझ रहा है, वो मैं क्या हूँ यार। एंड आई हैव टू टेल यू समथिंग रिलेटेड टू दिस। नेवर डाउट योर क्राफ्ट एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग हार्ड, व्हिच आई हैव लर्न्ड। सबसे बड़ी चीज, आप भले ही कितना भी इसको कॉन्टेस्ट कर लें, आर्ग्यू कर लें, सबसे बड़ी चीज है भाग्य। किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता। जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो यहाँ बैठा होता है और आपको ज्ञान दे रहा होता है, समझे? ये होता है किस्मत, ये चीज होती है।
और ज्ञान देना आप हमेशा देखेंगे, जब आपका टाइम खराब होता है तो कोई भी लल्लू बच्चू आगे आपको कह रहे बेटा ऐसा नहीं करते यार, ऐसा मत किया करो लाइफ में, वैसा मत करो। ज्ञान देना बड़ा आसान काम है। तुमने ऐसे किया होता तो ऐसा हो जाता, तुमने ऐसे किया तो वैसा हो जाता। सबसे बड़ी चीज किस्मत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नीदर डाउट योरसेल्फ, सेकेंडली नेवर क्रिटिसाइज अदर्स। A lot of people waste 90% of their life in judging. लता मंगेशकर बेटर है कि आशा भोसले बेटर है, मोहम्मद रफी बेटर है कि किशोर कुमार बेटर है, देखो लगता है कि वो बेटर है, आदि बर्मन बेटर है कि मदन मोहन बेटर है। अबे काय को बेटर है यार, सब बेटर है। जो कामयाब है वो भगवान को चुना हुआ आदमी है, इंसान है। तुम कौन होते हो किसी की बेइज्जती करने वाले? मैं नाम ले लेता हूँ यार, नागेश टुकनूर। एक बार वो मेरे साथ फ्लाइट में बैठे होते, मैं उनकी मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई बुराई कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग द माइंडसेट ऑफ पीपल व्हिच आई डोंट लाइक एंड आई विल टेल हिम ऑन दिस फेस आल्सो। सो डिफरेंट कलर्स ऑफ पीपल। हाँ, वी सिटिंग इन द फ्लाइट फ्रॉम बैंकॉक, हम आ रहे हैं वहीं से, और मेरे साथ बैठ के बोले यू नो व्हाट आई लव किशोर कुमार, आई हेट मोहम्मद रफी। आई सेड क्यों भैया, तेरा पैसा चुराया क्या उसने? मोहम्मद रफी ने तुम्हारे को क्या किया, मतलब बलात्कार किया, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो मोहम्मद रफी को हेट क्यों कर? हेट इज सच अ बिग वर्ड। How can you use hate for मोहम्मद रफी? सीधा साधा आदमी, बेचारा गऊ आदमी, सूफी आदमी, दर्द दिल, तो मोहम्मद रफी को हेट क्यों कर? तुम बोल सकते हो he doesn't resonate with me, ठीक है, समझ आता है। किसी को दोस्तों पता नहीं कहा पसंद होता है, किसी को जगजीत सिंह पसंद होते हैं। हम नहीं बोले कि जो मुझे पसंद है वो तुम्हें पसंद हो, बट द पॉइंट इज even though I am known for singing so many Rafi Sahab versions, I love Kishore Kumar, I love Mukesh ji, I love Tilak Mehmood ji, I love Mandade. There is no reason to not love Kishore Kumar if you sing Rafi, or if you sing Lata Mangeshkar, you have to hate Asha Bhosle. So you can love only one of them, Lata ji और आशा जी. This is a very ये एक बोलते हैं बीमारी है दिमाग की, और ये आपके माँ बाप करेक्ट नहीं करते। कभी कभी माँ बाप भी ऐसी जजमेंटल बातें करते हैं कि यार नहीं ये बेकार है, वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इस्लाम बड़ा है और हिंदुज्म छोटा है, हिंदुज्म बड़ा है, ये वही वाली बात है। एग्जैक्टली आपको अगर माँ बाप सिखाएं कि तमीज से रहे, इस्लाम को भी इज्जत दे, हिंदुज्म को भी इज्जत दे, सिखिज्म को इज्जत दे, तो आप ऐसे बड़े होंगे। बचपन में हम सुनते हैं सबको जज करते हुए, ये खराब वो खराब, अबे उसने क्या एक्टिंग किया यार, अबे देख तो मेहनत कितनी की होगी उसने, फिल्म नहीं चली। कभी कभी फिल्में बहुत बकवास होती चल जाती है, कभी कभी अच्छी फिल्में नहीं चलती। हाउ कैन यू राइट ऑफ अ पर्सन बिकॉज ऑफ अ फ्लॉप, और बिकॉज एक गाना नहीं चला, या बिकॉज उसका टाइम खराब है? पीपल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड नेगेटिविटी व्हिच आई हैव लर्नड नॉट टू डू। मैं बहुत जल्दी सीख गया एक्चुअली बात को। जब मैं आया था तब मैं भी नया बच्चा था, जवान होता था, हम भी ये क्या है, वो क्या, ऐसे भी करते थे। बट आई रियलाइज डीप डाउन माई हार्ट दैट इफ आई एम रिडिक्यूलिंग एनी पर्सन एंड रिडिक्यूल समबडी इज अ वेरी गुड टाइम पास। आपको पता हुआ, हम भी बैठते हैं तो अरे मैंने देखा हुआ है, लोग जब ऐसे गैलरी में बैठते तो जब हिमेश रेशमिया आ रहे थे तो हिमेश की बातें चलती थी, हिमेश कैसा गाता है, हिमेश कैसा गाता है, फिर कभी हनी सिंह की बातें चलती है, आपको पता है सब, अभी कभी राधे माँ की बातें चलती है। तो I mean I feel ridiculing people is a very good time pass, but लेकिन जितना हो सके इंडल्ज ना करें। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो, अगर जिंदगी में ऐसी ही रहना है, फिल्म देखनी है तो गाली देते रहो। अगर पर्दे के उस पार आना है, एज ए डायरेक्टर और एज अ सिंगर और एज एन एक्टर और एज एन एडिटर, यू बेटर लर्न टू बी थॉटफुल अबाउट योर वर्ड्स, बिकॉज जो दोगे वो मिलेगा। कर्म है, गंदगी दोगे गंदगी मिलेगी। जब तुम किसी का मजाक उड़ाओगे, बहुत मजाक उड़ाओगे, तो कभी ना कभी वो रिबाउंड होके, क्योंकि धरती गोल क्यों है? अगर आपने यहाँ से गोली चलाई, अगर गोली हमेशा चलती तो पीछे आपको लगती है, क्योंकि धरती गोल होती है ना, इसलिए आपने यहाँ चलाया, यहाँ कोई नहीं है, वो गोली पीछे से धरती से आएगी और आपके ही टकले पे पीछे से लगेगी सीधा। सो ये कर्म है, आप कर्म को कभी नहीं छू सकते। तो आई लर्न ऑल दिस थिंग्स इन माय लाइफ दैट यू हैव टू स्टे अवे, एब्सटेन फ्रॉम नेगेटिविटी, एंड इट रियली रिफ्लेक्ट्स इन योर वर्क when you make films or whether you act or whether you sing. There are some voices that really touch your heart. और कुछ आवाजें ऐसी होती, 2-3 गाने के बाद में आप सुन सकते हैं, अरे यार क्या पका रहा है यार, इतना ऐसी आवाज है। ऐसा होता है कभी भी, कुछ आवाजें नहीं टच करती है ऐसी। It's not just about how much music you know, it's about what your soul, आपकी आत्मा आपकी क्राफ्ट से चमकती है। वो मैंने अपने इस छोटी सी जिंदगी में ये समझा है कि बहुत जरूरी है नेगेटिविटी को परे रखना। जब मैं आया था तो
सुभाष को बताया तब ये सब नहीं था, ऑटो ट्यून और एडिटिंग करके एक लाइन गा दी, हर घड़ी की घड़ी बाद में गा दूंगा मैं, बदल रही हर घड़ी की घड़ी बातें करूंगा, हर आज गाना तो घड़ी कल गाऊंगा मैं, है ना। तो पूरे पूरे गाना गाते थे हम लोग, ऐसे लंबा लंबा गाना। तो रियाज भी ऐसे किया था कि एक गाने को फुल उसमें गाया। तो मैंने बड़ी मुश्किल से 1992 की बात है, बहुत मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, काम वाम नहीं थे कुछ भी। आई वाज लाइक because I was the topper of my school in Delhi, so I've seen so much respect in my school days. सब लोग मुझे बहुत इज्जत देते थे। निगम के नोट्स ऐसे बड़ा फेमस था। और यहाँ आ रहे स्टूडियो के बाहर में, क्या इधर जाएगा, किसने बुलाए? नहीं बुलाए वो नदीम चौधरी जी को। किसने बुलाए? अच्छा, उनको बड़े शान होते दरबार में, उनको मालूम पड़ जाता है कि स्ट्रगलर कौन है साला। कितना ही अच्छे कपड़े पहन कर रहा हूँ, थोड़ा स्टाइल से भी आओगे, मतलब कि नमस्ते जी, वो मुझे शिवाजी जी ने बुलाया हुआ है। कौन शिवाजी? किधर से बुलाया? दिखता है स्ट्रगलर साला, है ना। जो आदमी बिजी होता है वो दिखता है कि ये बिजी है, तो ये यहाँ का म्यूजिशियन है या यहाँ का सिंगर है, कोरस में गाता है, ये ज्यादा स्ट्रगलर ही होगा। ये गेट सो एक्सपर्ट दरबान वगैरह, बहुत भगाया। एक बार मुझे महबूब स्टूडियो में मैं था, वहां पे मैंने सुनाया, हम तो वॉक में लेकर घूमते थे, ऐसा सुन लो गाना सुन लो। तो एक मैं किसी को सुना रहा था, तो एक महबूब स्टूडियो में जो सिर्फ उसका काम था टेप लगाना, वो इंजीनियर भी नहीं थे, बुजुर्ग आदमी थे, मतलब बुजुर्ग थे। तो वो उन्होंने टेप लगाने का कहते हैं क्या है? तो मैंने वो कह रहे नहीं अच्छा खाता कुछ जो सुन रहा था, देखा आणखीन रियाज पाहिजे, काट, मतलब और रियाज चाहिए हो। तो तुम तेरे से पूछा किसने था? ना तू मुझे काम दे सकता है, ना तुझे काम मिलेगा मेरी वजह से, ना मैं, मतलब वो कौन, ज्ञान देना बड़ा आसान उस समय। तो मुझे याद है तीसरी से मैंने 2 गाने गाए थे, जरा ले आ दो तेरे पैर में छुपा दो, एक ही गाना था, और एक था आग लगे सावन को, नहीं एक गाना वो था, एक कंपोजर था मिलन डोंगरे नाम के, सागर, उनका 2 गाने गाए थे मैंने। मुझे बड़ी उम्मीद थी गाने रख लिए जाएंगे। एट दैट टाइम इवन सिंगल सॉन्ग मैटर्ड। और मैं दिल्ली से आया, रिकॉर्डिस्ट को वहां गया, सुदीप स्टूडियो में। आप याद है सुदीप स्टूडियो खार में था, जहाँ गुलशन जी बैठा करते थे पहले बहुत। वहां गया, मैंने बोला जी मेरे गाने हैं, तो वहां के मिश्रा जी नाम के रिकॉर्डिस्ट थे, वो बेटा वो प्रॉब्लम हो गया, वो 2 गाने डब हो गए। और मुझे इतना बड़ा झटका लगा, तो मैं 2nd फ्लोर से सीढ़ी से उतरा और 1st फ्लोर के बीच में जाके मैं इतना बुरा रोया हूं, मेरी नाक और निकल रही थी कि मतलब इतना अच्छा गाने के बाद में अगर ये गाने नहीं रह रहे तो क्या होगा यार, तो बॉम्बे छोड़ना पड़ेगा। ऐसे हो गया, ऐसे चलता था मेरी लाइफ में एक दिन। एंड आई एम नॉट लाइंग, जस्ट टू आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई हैव वॉक दिस पाथ, Subhash has gone this path way before me. I don't know whether he agrees with me or not, but I'm telling you, one day I saw a shift of time. Everything that was not working started working for me. आप यकीन नहीं मानेंगे, जब टाइम आता है ना, वो क्या चीज होता है ये नहीं पता, something changes around. And उसके पहले तक मैं एक डार्क वर्ल्ड में रह रहा था, रियाज कर रहा हूँ, 6 घंटा रियाज कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। मेरे पापा ने मुझे कहा था कि या तो तू अभी धक्के खा ले और बाद में आराम करना, या तू अभी आराम कर ले, मस्ती कर ले और बाद में धक्के खाना। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आई सॉ यार ये गुरु मंत्र है मेरे लिए। एंड आई स्टक टू एंड आई वर्कड रियली हार्ड। आई डिडंट हैव अ गर्लफ्रेंड, आई डिडंट हैव फ्रेंड्स एट दैट पॉइंट, आई वुड नॉट पार्टी। तो मैंने बहुत ही लेट शुरू किया। आई डिडंट इवन, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया था लाइफ में। मैंने बहुत मतलब फोकस था मैं से, बट नथिंग वाज हैपनिंग। आई वाज सिंगिंग बट गाने डब हो रहे थे, कोई मुझे कुछ। वन डे एवरीथिंग जस्ट स्टार्टेड वर्किंग। माय आइडिया ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस इज बिकॉज आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सपने होंगे आगे बढ़ने के, मैं कुछ करूं, मैं कुछ ही बनूं। जस्ट कीप द फेथ। अगर आपकी किस्मत में होना है तो किसी का बाड़ में दे, किसी का पाप भी नहीं रोक सकता आपको। अगर होना है ना तो कुछ नहीं रोक सकता आपको। इट रियली चेंजेस। किस्मत बहुत बड़ी चीज है।
इसीलिए जब आप बन जाएं तो बाधा ज़्यादा अकड़ देगा नहीं, क्योंकि आप बने हैं, इसमें आपका क्रेडिट नहीं है। जैसे ही आपका फेलियर भी आपका डिस्क्रेडिट नहीं है। अगर आप कभी कामयाब नहीं हो पाए तो ज़्यादा अपने आप को दुख मत देना कि यार मैं तो फ्लॉप हो गया। बनने वाले को अकड़ देनी चाहिए और ना बनने वाले को अपने पे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ बिकॉज बाकी तो लाइफ बहुत डिटेल्ड है, बट ये बहुत बड़े बड़े मोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने मेरी जिंदगी में देखा है कि यार ज़्यादा अकड़ देना नहीं। कुछ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, किस्मत की बात है। एवरीथिंग कम्स विद डेस्टिनी। सो दिस इज समथिंग लाइक माई नटशेल में जो मैं लाइफ को समझा हूँ कि कीप एंजॉइंग योर मोमेंट टुडे। अच्छा काम करो, सीखते रहो, कुछ नया नया क्राफ्ट करते रहो। रिजल्ट वो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर वाली बात है यहाँ पर। सर आपने इतने म्यूजिक कंपोजर के साथ काम किया और अलग अलग लक्ष्मीकांत पैलेस से लेके वहाँ से लेके आज तक, लेकिन हमें सुनना यह है कि सबसे अगर 40 म्यूजिक कंपोजर्स में तो उसमें 4 फनी म्यूजिक कंपोजर कौन थे और वो आपको कैसे ट्यून सुनाते थे और आपको कैसे गाना पड़ता था। वो जो दुविधा थी जब आप रोना चाहते थे लेकिन रो नहीं सकते थे, तो हमको 4 फनी म्यूजिक कंपोजर के बारे में जरा आप कुछ कथाएं सुनाएं। मुझे पता है आप सर, आपने क्या फिल्म का जॉनर बदल दिया फ्रॉम फिलोसफी फिल्म टू अभी हो गई। कई ऐसे हमारे म्यूजिक फील्ड में बहुत कैरेक्टर्स हैं, आप तो जानते हैं। देयर इज नो वे टू टैकल देम सर, देयर इज नो वे टू टैकल, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम, यू हैव टू, देयर इज नो वे। अब आपके पास में अगर आनंद राज आनंद है सपोज, तो आनंद राज आनंद को ये है कि उनको लगता है कि पूरी दुनिया पंजाबी है, कि अगर जो पंजाबी नहीं है वो मतलब वो इस इंडस्ट्री का मतलब वो तुम्हें जिंदा रहने का हक ही नहीं है। वो उसके लिए सब पंजाबी है तो यार क्या मैं बता रहा तेरे को, मैं ये कर रहा हूँ करा रहे हैं। वो हर गाने में कुड़ी भी डाल देते हैं। उनका गाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। वो जा हो जाता मैं पाया हाथों में कंगन हो माथे पे बिंदिया, एक पंजों इन इंडिया दिल दे दिया है जा तुझे देंगे धड़ा नहीं करेंगे। रब की कसम यारा, रब की कसम दिल दे दिया है जा तुझे देंगे धड़ा नहीं करेंगे सनम। एक उनका अभी टीवी रेडियो में आ रहा है, ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश, सुना होगा आपने, ये मध्य प्रदेश आ रहा है, सुनना रेडियो में आ रहा है। ये मध्य प्रदेश, मैं सुना मध्य प्रदेश सुना, ये मध्य प्रदेश। सबका अपना स्टाइल होता है। वानू मलिक जी भारत के महान नहीं सर, गाने से पहले उनकी बातचीत तो बताओ। अनु मलिक जी लेजेंडरी आदमी है। उनके पास भगवान ने इतना दिमाग दे रखा है, इतना दिमाग दे रखा है, थैंक यू गॉड डायरेक्शन नहीं दी। वरना वो न्यूक्लियर बॉम्ब का इजाद करते थे। उनका दिमाग आइंस्टाइन से भी तेज चलता है, या फिर वो क्या चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तो अनु मलिक जी का दिमाग भी कंप्यूटर तेज चलता है। ही इज द मोस्ट अमेजिंगली इम्प्रेसिव गाय, क्या बोलेंगे उनको। उनका दिमाग हर डायरेक्शन में चलता है। जब वो गाना सिखाते हैं तो जैसे गाना सिखाएंगे नहीं, गाना किसी को गाना बेच रहे हैं सपोज सिटिंग रूम में, तो उनको ये भी पता है कि उनके पीछे कौन खड़ा है और इधर कौन खड़ा है और इधर कौन सा पोजीशन है, डायरेक्टर को क्या बोल रहा है, असिस्टेंट को क्या बोल रहा है, उसको कैसे प्रेस करना है। ये डायरेक्टर का फेवरेट है तो अगर ये हाँ बोल देगा तो डायरेक्टर भी मान जाएगा, प्रोड्यूसर को थोड़ा सा भाव दे, सब चीज मतलब उनका सब चीज वो मतलब मेरी जान है महेश जी क्या गाना बनाया, मैंने क्या बनाया, ओए हाय हाय मेरी जान, क्या गाना है, हाय मेरी जान, ओ इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है, इधर आप इधर जाए। और अच्छा बड़े बड़े लोगों को खींच लेते हैं, बड़ा बड़ा आदमी ऐसे खींच रहे हैं। जैसे ये महेश भट्ट बैठे हैं और ये अनु मलिक है, तो ये खींचेगा अनु महेश भट्ट
कभी कभी उनके हाथों में लोगों की वेग आ जाती है क्योंकि वैसे जान और फिर लगा तो अनुपम जी का और भी गाने का स्टाइल भी ऐसा है। उनके मैंने बहुत सारा आइटम आना था। अपने दो कंपोजर्स हैं जोड़ी, आनंद मिलिंद और राजेश रोशन, जैसे सिंपल लोग हैं, ज्यादा कुछ। आनंद मिलिंद जी ऐसे हैं, वो आनंद जी ऐसे हंसते हैं, वो नीचे हंसते भी नीचे। तो वो जब गाना, ये मेरे स्ट्रगलिंग डेज के असेसमेंट है लाइफ का। अब आनंद मिलिंद का गाना है खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या चढ़ी है, इतना अग्रेसिव गाना है। सिटिंग रूम में बेच कैसे इस गाने को? मिलिंद जी ने चश्मा पहन रखे काला, तो कोई देख नहीं सकता कि उनकी आंखों में दुख है या सिंपल लोग हैं। आनंद जी हारमोनियम पे हाथ रखा हुआ है, बजाने की भी जहमत नहीं है, पकड़ा हुआ है। गाना बजा खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या लड़ी है, पटाखे की लड़ी है, चोला है फुलझड़ी है, अगुरी गुस्सा है, फलो फुलावी है, गाना बिक गया। अब इसका उल्टा अनु मलिक जी, गाना कौन सा है? बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, इतना सॉफ्ट सेक्सी रोमांटिक गाना, इसको बेचा कैसे जा रहा है? क्या आदमी, क्या है आदमी क्या कमाल आदमी, आदमी क्या है? महेश भाई, आई क्या, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू, हाय। सिटिंग रूम में तबाही मची पड़ी है, बवंडर चल रहा है, बवंडर आया हुआ है। हाय अभी देखो गाना क्या बनाएगा, गाना मेरी जान, आई लव यू। गाना सो। अब मेरे हारमोनियम सोचो, इसका ये हारमोनियम बजाते हैं, ऐसा गाना है कि आग लगेगी, आग। बादलों में छुप रहा है, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अपनी जुल्फ की काया से पूछ लो, ये शानू साला ये गाना हरकत लो चाहिए मेरे को। चांदनी से बढ़ रही है रात में, अपनी जुल्फ की काया से पूछा मेरी जान। यहाँ भी गाना पास हो गया। तो ऐसे तरीके से मैं एक छोटा सा इंसर्शन दूंगा सर आपको, कि जब मैंने उसको यादें भी साइन किया, यादें फिल्म के लिए, तो कुछ पागल सा हो गया था वो। तो जब 2-3 दिन से मिल आया, तो ऐसी ही हरकतें की उसने, ऐसा ये करके। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला देखो भाई, मैसेज ही मैं तुम्हारे म्यूजिक रूम में आता हूँ, तुमसे कोई बात करनी है। मेरे दोस्त थे साथ में, मैं बोला अनु मलिक, मेरी 2 कंडीशन, कि एक कि तुम कभी भी मेरे शरीर को छुओगे, और दूसरी बात, गाते हुए कभी बीच में वाह नहीं करोगे। उनका था कि नगमे हैं, वाह सुना जी, वाह राम की माँ, क्या हो गया? मतलब गाना तो सुनने दो यार, कुछ कर, नगमे हैं, शिकवे हैं। तो बहुत मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन झेलना पड़ा। तो उस बेचारा क्या होता था, जब गाना बनाता था, इज्जत बहुत करता था मेरे बेचारा, चाहता भी था कि फिल्म करूं, तो कैसे कर रहा था? बात है ना सर, बात है, शिकवे हैं, बातें हैं, उसका मन भी कहीं बहुत आदत पड़ी थी। तो मुझे अभी तक याद है कि उसने बेचारे ने मेरे को बहुत जला, लेकिन लास्ट गाने में उसने मेरे को पकड़ ही लिया। एक्सपीरियंस कैसा था आपका इंटरेक्ट करने
देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि सुभाष जी ने अपने एक जीवन में, जैसे होता है ना, इंसान के पास एक जीवन तो क्या कर सकता है इंसान, तो कुछ लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, कुछ लोग नई नई फिल्में बनाते हैं, कुछ लोग गाने गाते हैं, ऐसा होता है। इन्होंने जो अपने आर्टिस्टिक लाइफ के अलावा जो किया है वो शायद आर्टिस्टिक लाइफ से ज़्यादा इन पुण्य का काम है, क्योंकि जब हम लोग नए नए जवान हो रहे थे तो कोई हमको अगर बताए, समझाए, सिखाए, रास्ता दिखाए, वो बहुत बड़ी बात होती थी। मुझे याद है कि मैं सचिन पिलगावकर जी के घर पे बैठता था, मुझे बहुत प्यार करते थे, वो अभी भी करते, मेरे बड़े भाई जैसे। जस्ट मैं बैठता था कि उनकी बातें सुनने के लिए, वो क्या बोल रहे हैं, क्या है, बिकॉज हमें कुछ पता नहीं था, हम कोरे कागज थे। अब इन्होंने क्या किया है, सुभाष जी ने अपने बच्चों को अपने उनके डोर स्टेप पे ऐसे ऐसे लोग ले आते हैं जिन्होंने जिंदगी देखी है, जिन्होंने जिंदगी में की ग्राइंड से गए हैं, जिन्होंने जिंदगी में जो अचीव किया है, जिनका एक विजन है, जिनकी फिलॉसफीज हैं, वो इम्पार्ट कर सकते हैं। तो घर में, मतलब घर बैठे आपको लोगों की बातें सुनने को मिल रही है, रूबरू उनसे मिल पा रहे हैं अपने आइकॉन्स को, एंड उसके अलावा आपको सिखाया जा रहा है कि फिल्म मेकिंग क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है, गाना क्या होता है, म्यूजिक क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, वो सब इतने जो डिफरेंट चीज़ें हैं फिल्म मेकिंग की, वो सब सिखाई जा रही हैं। आई थिंक दैट इज सुभाष बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। और विस्लिंग वुड्स इज समथिंग जो, मतलब लोगों ने, इतने लोग आए, सोचिए आप, इन्होंने किया, लोगों ने नहीं किया था काम। सो दिस इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग व्हिच इज डन। तो ये भी पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि बर्थडे फिल्म तो काफी अच्छी थी, उसमें गाना ये दिल दीवाना, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलने लगी? बिल्कुल मुझे मिली उसके बाद, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे टाइप कास्ट हो जाता है इंसान। अगर आप वर्जन गा रहे हो तो अगर ये तो रफी साहब का वर्जन गाता है, किशोर कुमार वर्जन गाता है, अगर मेरा गाना हिट हो गया, संदेश से आते हैं, तो मुझे इसके बाद सारे संदेश से आते वाले गाने मिलने लगे, पेट्रियोटिक गाने मिलते। वो परदेश के गाने के बाद लोगों को लगा कि ये अगर वो भी गा सकता है तो ये भी गा सकता है। तो इसका जो जैसे कहते हैं ना, इसके जो मेरे को वर्ड ही नहीं मिल रहा, फिर से सोचेगा मैं, इसका जो वेरिएशन का लेवल है वो, हाँ, वर्सेटिलिटी वो उसकी काफी बड़ी है। मतलब एक तरफ ये गायकी वाले गाना गा रहा है, एक तरफ पूरा मेन स्ट्रीम रॉक टाइप का ऐसे गाना गा रहा है। तो उसमें सुभाष जी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि संदेश आती तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर परदेश ना होता तो शायद मुझे उस समय इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो मुझे मिली। सुभाष जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आप जिस तरह की फिल्में बनाए हैं, जो म्यूजिक रहता है, सोनू निगम का नाम ही पहले आता था दिमाग में या कोई और सिंगर ही रहता था? इतने कॉन्फिडेंट क्यों सोनू निगम को लेकर? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरे जो फेवरेट सिंगर थे हमेशा रफी साहब थे, और रफी साहब के बाद अगर मैं किसी सिंगर को जो मैजिक क्रिएट कर सके, तो ये नहीं था कि मैं इनको जानता था, मैं इनकी आवाज़ से इनको जानने लगा, इनके गीत से, इनके गानों से मैं इनको पहचानने लगा, ये कौन लड़का आया है, कहाँ से आया है। और फिर मैं इनको मिलने की कोशिश की, और फिर जब भी मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि अब ये गाना जो है, जो मैंने गाना परदेश में या जहाँ भी इनको मैंने कहा, वो ऐसा था, मुझे लगा कि कोई सिंगर नहीं गा सकता, सोनू गा ही सकता है। क्योंकि सोनू जो है वो एक कलाकार से भी ऊपर एक कला है, अपने में एक कला है, जो गाने को अपना एक अलग से रूप देते हैं और गाने की सिचुएशन को, कैरेक्टर को, डायरेक्टर के विजन को, ये तीनों समझ के ये गाना गाते हैं। एक होता है कि फिल्मी गाना तो खास में, क्योंकि फिल्मी गाने में ड्रामा भी बहुत होता है, सिचुएशंस भी होते हैं, एक गजल नहीं है या एक सुगम संगीत नहीं है कि आपने गाना गाया, तो वो जो समझ है इनकी बहुत, and he's a versatile singer. He's the best, I would say. और सर, ये भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं अनरिड प्रिविलेज को, आगे कैसे इसको कंटिन्यू रखेंगे आप? कंटिन्यू करेंगे, अगर जो शुरू किया है वो तो आखिर तक निभाना पड़ेगा, बल्कि ये बढ़ता ही जाएगा। ये तो अभियान है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सारे बच्चे अपनी आर्टिस्टिक स्किल डेवलप करें। ऑटोनमस इंस्टीट्यूट होने की वजह से हमको ये प्रिविलेज है कि हम अपने कोर्सेज बना सकते हैं, उनकी सरकार का बोझ नहीं, इसके ऊपर कोई रूल नहीं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने इसे डिज़ाइन किया है कि सब बच्चों की जो डेवलप कैसे की जाए। जैसे इस तरह के प्रोग्राम है, सेलिब्रेट सिनेमा है, फिफ्थ वेदा है, तो इससे वो कनेक्ट करते हैं जो अपना क्लासिकल आर्ट है, फॉर्म्स हैं। तो बच्चों की इंडिविजुअल डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन टीचिंग। और सेलिब्रेट सिनेमा के अलावा कोई और इनिशिएटिव शुरू करना चाहते हैं इस तरह से? हमने किया ना, फिफ्थ वेदा के बारे में आप जानते होंगे कि हर थर्सडे को हम सब मास्टर्स को बुलाते हैं और वो इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आज सोनू जी ने किया फिफ्थ वेदा के अंतर्गत, इन्होंने सब बताया कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं और किस तरह से मजा भी आता है
जॉयज भी हैं, सॉरोस भी हैं, तो सब अपने अनुभव और अनुभूतियां हमें शेयर करते हैं। थैंक्स, थैंक्स, थैंक यू।